नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं आईएनएच सेहत और मैं हूं आपके साथ सोनल। जैसा कि आप जानते हैं कि आईएनएच सेहत का एक ही उद्देश्य है, एक ही मकसद है और वो ये कि आप स्वस्थ रहें, सदा स्वस्थ रहें। हमारी कोशिश रहती है कि हम इस कार्यक्रम के जरिए आपको वो हर एक जानकारी आपके साथ साझा करें जो आपको आपके स्वास्थ्य के प्रति जागरूक करती है, अवेयर करती है, सचेत करती है। वो इसलिए भी कि आज के समय में ना लोग जिस तरह की लाइफस्टाइल जी रहे हैं वो कई सारी बीमारियों का कारण है। और इसी के साथ हम अपने एक्सपर्ट से आपको मिलवाते हैं। जाहिर तौर पे एक्सपर्ट हमारे आईएनएच सेहत में वो डॉक्टर्स होते हैं जिनका काम समाज सेवा करना है, जिनका काम आपको स्वस्थ रखना है, एक स्वस्थ समाज का निर्माण करना है। तो हमारी इसी कड़ी में आगे बढ़ते हुए बिना किसी देरी के आपका इंट्रोडक्शन कराने जा रही हूँ। हमारे साथ आज बेहद खास मेहमान मौजूद हैं जिनका नाम है, रायपुर के जाने माने डॉक्टर संदीप दवे जी हैं, रामकृष्ण केयर हॉस्पिटल के संस्थापक और प्रबंध निदेशक हैं, लेप्रोस्कोपिक का सर्जन है, जीआई सर्जन है और पता नहीं कितने सारे अवार्ड सर के पास हैं। सर बहुत स्वागत है सेहत में आपका। धन्यवाद। और आज के समय में तो ज्यादा जरूरत भी है लोगों को स्वस्थ रखने की। आपने न सिर्फ लोगों को स्वस्थ किया है, बेहतर इलाज दिया है, बेहतर इलाज की सुविधाएं दे रहे हैं, बल्कि देश में खूब नाम भी कमाया है। सर पहला रिएक्शन चाहूंगी मैं अपने दर्शकों के साथ, आप साझा करें अपना। देखिए, छत्तीसगढ़ में काम करते हुए सर्जन के रूप में करीब करीब आज 34 साल होने जा रहे हैं और इन 34 सालों में मैंने 50,000 से ज़्यादा ऑपरेशन कर चुका हूं। ईश्वर और मेरे मरीज़ और मेरे परिवार का जो सहयोग मुझे मिला है उसके कारण ही मैं आज इस मुकाम तक के आज पहुंच पाया हूं। करने को ज़िंदगी में अभी बहुत कुछ बाकी है, उम्र पर शायद उतनी नहीं बाकी है। हाँ, लेकिन आपने जिस तरह से लक्ष्य लिए और आप उसे लगातार अचीव कर रहे हैं और ये तभी कर रहे हैं जब आप तन मन धन से पूरी तरीके से लगे अपने काम, अपने सेवा के प्रति समर्पित हैं। डॉक्टर साहब, इतना लंबा अनुभव, आपने कहा 50,000 आपने अब तक ऑपरेशंस कर लिए हैं। सर क्या लगता है सबसे कठिन क्या होता है? क्या कठिन होता है सर? देखिए, जहन में आता होगा आपके। नहीं, मैं आपको एक चीज़ बताऊं, लोग ये नहीं सोचते कि मरीज तो ठीक है, आप टेंशन में रहता है, स्ट्रेस में रहता है कि मेरा ऑपरेशन होना है, अच्छा होगा कि नहीं होगा। पर कोई भी ऑपरेशन कितना भी सिंपल क्यों ना हो, उसको जब करने के लिए सर्जन तैयार होता है और जाता है अंदर, तो उसके मन में क्या चलता रहता है आज तक के दुनिया में कोई सोचता नहीं है, मरीज या मरीज के रिश्तेदार के एक सर्जन के दिमाग में क्या चलता है। बेसिकली वो भी मरीज से ज्यादा स्ट्रेस्ड उस वक्त सर्जन रहता है। उसके दिमाग में भी चलता रहता है कि एक जिंदगी, एक मरीज ने अपनी जिंदगी उसके हाथ में दी हुई है और उसको जिस स्थिति में वो अंदर घुस रहा है उस स्थिति में उसके बाहर निकालने की भी जवाबदारी उसकी है। क्या हमसे कमी रह गई? गलती तो नहीं होती है, कोई ना कोई मरीज के भी कई सारे फैक्टर्स रहते हैं। कभी सीरियस बीमारी लेके आया रहता है और कभी कभी ड्यूरिंग सर्जरीज भी बहुत सारे अप्स एंड डाउन्स होते हैं। सो ये कहना बहुत मुश्किल हो जाता है, बट हम हमेशा जो केस में हम रिजल्ट नहीं दे पाते हैं उसमें एक विवेचना जरूर होती है कि कहाँ हम कमी रह गई और कहाँ हम और अच्छा कर सकते थे, जिससे कि हम इस मरीज में भी भले ही वो खराब स्थिति में है उसमें भी रिजल्ट या उसमें भी आउटकम दे सकते हैं। बहुत बड़ी बात डॉक्टर संदीप दवे आप कह रहे हैं, क्योंकि आजकल आप भी देख रहे हैं और हम तो खबरों में अक्सर पढ़ते ही हैं कि बड़े असंवेदनशील हुए हैं लोग डॉक्टर्स को लेकर। लेकिन आपने बहुत महत्वपूर्ण बात की कि आप अपने आप को उस जगह पर रखकर भी सोचिए कि क्या हो रहा होगा। जितनी चिंता आपको आपके परिजनों को होती होगी जब आपका पेशेंट अंदर जाता है, उससे कई ज्यादा जिम्मेदारी डॉक्टर्स के पास होती है। इसे बड़े खुल के डॉक्टर संदीप दवे बता रहे हैं। डॉक्टर साहब, एक अभी जैसे मैंने शुरुआत की तो कहा कि जो भी कुछ है वो स्वस्थ शरीर में ही एक स्वस्थ समाज का वास होता है। एक स्वस्थ समाज में जब तक स्वस्थ शरीर नहीं रहेगा तो आप कल्पना नहीं कर सकते विकास की। मैं आपसे बस इतना समझना चाहती हूँ कि इसी तरह यही परिभाषा हमारे पेट के लिए भी होती है, क्योंकि कहते हैं कि पेट से ही होकर सब कुछ जाता है। प्रेम का रास्ता भी वहीं से होकर जाता है। खासतौर पर पुरुषों के लिए कहते हैं कि यदि आपको मन जीतना है तो पेट जीतिए, लेकिन पेट ही सारी बीमारियों की जड़ भी है डॉक्टर संदीप दवे। तो यदि हम आंतों के कैंसर की बात करें या हम पेट की बीमारियों की बात करें, किस तरह हमारे दर्शकों को आप आज के दौर की समस्याओं से अवगत कराएंगे? देखिए,
हिंदुस्तान में सबसे जो हम देखते हैं विगत 10, 15, 20 वर्षों में जो परिवर्तन देखते हैं, और ख़ास करके यंगर जनरेशन, जी। एक खान पान में बहुत ज़्यादा परिवर्तन हुआ है, लाइफस्टाइल में बहुत ज़्यादा परिवर्तन ठीक हुआ है। है। हर आदमी एक स्ट्रेस से गुजर रहा है। हर आदमी के जो खाने पीने का समय है वो बिल्कुल फिक्स नहीं रह गया है, और जो उसको मिल जा रहा है, जंक फूड मिल जा रहा है, जो उसके हाथ में आ रहा है वो खा रहा है। हाँ। तो एक्सरसाइज नाम की चीज़ नहीं रह गई है। ठीक है, बहुत कम यंगस्टर्स तो खास करके, और इसीलिए आप देखेंगे कि आजकल 20 साल या 22 साल या 25 साल की उम्र में भी लोगों को हार्ट अटैक हो रहे हैं, या ब्लड प्रेशर की बीमारी हो रही है, या शुगर की बीमारी हो रही है। अब ये जो तीनों सिस्टम जब खराब होते हैं, तो कहीं ना कहीं मैं ये भी मानता हूँ कि आपकी हैबिट्स, आपके खान पान, इन सब चीज़ों के लिए बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल है। पेट, जैसा आपने बोला कि वहीं से गुजर के सब चीज़ें जाती हैं, तो आपका खान पान खराब रहेगा। अगर आप स्मोकिंग कर रहे हैं, आप अल्कोहल भी ले रहे हैं अपने स्ट्रेस को कम करने के लिए, तो डेफिनेटली आप अपने हार्ट को, लंग्स को, सब ब्रेन को, सबको, पेट को तो खराब कर ही रहे हैं, और इन सब चीज़ों को भी खराब कर रहे हैं। अब जहाँ तक रह गया पेट में, जो आज की तारीख में हमने जो बीमारियाँ बढ़ते हुए देख रही हैं, उसमें सबसे बड़ा जो हम देख रहे हैं वो बड़ी आंत का कैंसर, गॉल ब्लैडर के कैंसर्स, पैनक्रियास के कैंसर्स, ये सब की मात्रा या नंबर्स बढ़ते जा रहे हैं। और उनका बढ़ने का कारण जो मुझे समझ में आ रहा है वो सबसे ज़्यादा अल्कोहल और स्मोकिंग है। तीसरा डाइट, ठीक है, कि आप ढंग से खा नहीं रहे और जो भी आपकी मर्जी में आ रहा है वो खा रहे हैं, एक बैलेंस डाइट आप बिल्कुल नहीं ले रहे हैं। सो ये तीन बीमारियां जो हैं, ये हम इनको बढ़ते हुए काफ़ी, मतलब अगर उस ज़माने से मैं कंपेयर करूं, जब मैं प्रैक्टिस शुरू किया था आज से 34 साल पहले या 30 साल पहले, तो मुझे ये समझ में आता है कि अब वो नंबर्स बहुत ज़्यादा बढ़ चुके हैं। हाँ। और उनको डायग्नोसिस, क्योंकि उनका पता मरीज को लेट चलता है। मरीज अपने शुरुआती सिम्टम्स को, पेट के शुरुआती सिम्टम्स को एसिडिटी के नाम पे, कि यार एसिडिटी हो रही है, गैस हो रही है, कुछ भी दवाई खा के उसको टालता जाता है, अपनी जांच नहीं करवाता, अपनी समय पे जाके जांच नहीं करवाता। और समय पे जब जांच आप नहीं करवाएंगे तो वो बीमारी अर्ली स्टेज में नहीं पकड़ाएगी। और पेट का कोई भी ऐसा कैंसर नहीं है जो कि क्योरेबल नहीं है अगर वो अर्ली स्टेज में आप उसका इलाज करें। जैसे सामान्य पेट दर्द है, हमें लगता है यार आज हमने ऐसा खा लिया, हमने ऐसे, तो हम इसे कब तक टालते रह सकते हैं? मैं इसलिए ये पूछ रही हूँ कि कब तक ये समझा जाए कि अब बहुत हो गया, अब आपको डॉक्टर के पास चले जाना चाहिए। कोई भी तकलीफ अगर आपकी 15 दिन से 1 महीने तक के जारी है, लगातार जारी है, और खास करके कोई चीज खाने के बाद वो तकलीफ आपकी बढ़ रही है, चाहे वो मिर्च मसाला हो, चाहे वो घी तेल हो, या आपकी लैट्रिन 7 दिन हो गए आप दवाई खा रहे हैं, ठीक नहीं हो रही है, आपको बार बार जाना पड़ रहा है, पतली कभी लैट्रिन निकलती, कभी पानी पानी निकलता है, बीच बीच में कभी थोड़ा बहुत खून निकल जा रहा है, और तो अगर ये 7-8 दिन 10 दिन हो गए हैं और ये आम दवाइयों से ठीक नहीं हो रही है, तो एक विशेषज्ञ से जरूर परामर्श करें। इसको 10 दिन से 15 दिन से ज्यादा अगर आपका कोई सिम्टम्स रह रहा है, तो आपको अपनी जांच करवाने में देरी नहीं करनी चाहिए। जी डॉक्टर साहब, एक कारण शर्म का भी बनता है ना, हम बहुत मतलब हिचकते हैं बताने में, अपनी फैमिली को बताने में, लेकिन हम जैसे अपने बाकी राइट्स के प्रति बहुत अवेयर हैं, तो हमें डॉक्टर के पास जाना चाहिए। सुविधाएं हैं इतनी सारी और अच्छे अच्छे डॉक्टर्स मौजूद हैं। यदि आप छत्तीसगढ़ के वासी हैं तो रामकृष्ण केयर हॉस्पिटल तो बेस्ट है, आप यहाँ पर आइए और ज़रूर दिखाइए। लेकिन इन सब के बीच डॉक्टर साहब, डाइट आजकल कुछ शुद्ध भी तो नहीं है, मतलब सब्जियों से लेकर जो हम बाहर से खरीद के लाते हैं, वेजिटेबल से लेकर फ्रूट, सब कुछ तो इंजेक्शंस के साथ उनको बड़ा किया जा रहा है, तमाम तरह के केमिकल्स के साथ उनको उनकी बेहतर क्वालिटी देने की कोशिश की जा रही है। तो कैसा खाएं? मतलब सब कहते हैं अच्छा खा रहे हैं, हम तो सैलेड खाते हैं, हम तो दही लेते हैं, हम तो दूध लेते हैं रात को सोते वक्त, लेकिन फिर भी ठीक नहीं है। देखिए, इम्प्योरिटीज तो आज के ज़माने में आपको हर चीज़ में मिलेगी। अब उसको आप अवॉइड नहीं कर सकते, पर उसके बावजूद अगर आप वही सब्जी को प्रॉपर तरीके से उबाल करके उसके जो टॉक्सिन्स हैं उसको हटा करके, उसके बाद अच्छे से पानी में धुआ के, उसके बाद में उबाल करके, उसके बाद में अच्छे से उसकी सब्जी बना रहे हैं, और उसमें कम से कम मिर्च मसाला रख रहे हैं,
हम सारे हिंदुस्तानी टेस्ट के पीछे बहुत भागते हैं। स्वाद चाहिए हमको, हर खाने में स्वाद चाहिए, उसके लिए हमको मसाला भी चाहिए, उसके लिए हमको सब कुछ चाहिए। अगर हम चिकन भी खाएंगे तो हमको बहुत मसालेदार चिकन चाहिए या तंदूर अच्छा वाला। आपको मैं बताऊं, बॉइल्ड चिकन सबसे अच्छा है। मसालेदार चिकन खा लिया आपने, उसकी न्यूट्रिशियस वैल्यू को आधे से भी कम कर दिया। तो आप जो खाना खा रहे हैं या जो भी सब्जी खा रहे हैं उसमें कम से कम मसालों का उपयोग करें। हफ्ते में एक आध दिन खाना इस प्रकार का वो समझ में आता है, पर रोज अगर आप उस प्रकार का खाना खा रहे हैं तो आप अपने शरीर का नुकसान कर रहे हैं। तो आपको एक बैलेंस्ड डाइट हफ्ते में 5-6 दिन खानी है। एक प्रॉपरली कुक्ड फूड खाना है, प्रॉपरली धोया हो और गर्म खाना है, ठंडा मत खाइए। अच्छा डॉक्टर साहब, चूंकि आप डाइट के बारे में बता रहे हैं, देखिए दर्शकों, यदि आज डॉक्टर संदीप दवे हमारे साथ है ना, तो आप तमाम डाइटिशियंस के पास चले जाइए, लेकिन जो डॉक्टर कह रहे हैं ना, वो अब तक 50,000 से ज्यादा ऑपरेशंस कर चुके हैं, इसलिए वो बता रहे हैं कि कहाँ दिक्कत आती है। मैंने डाइटिशियंस का नाम इसलिए लिया है डॉक्टर संदीप दवे कि वो बताते हैं कि सुबह ऐसे खाइए, फिर ऐसे खाइए। कोई कहता है 18 घंटे की इंटरमिटेंट फास्टिंग कीजिए, कोई कहता है कि नहीं टुकड़े टुकड़े में खाइए, कोई कहता है कि नहीं सुबह 9 बजे नाश्ता कर लीजिए, वो किंग की तरह होना चाहिए, फिर 12 बजे खाइए, फिर रात को शाम को 4-5 बजे खा लीजिए, 7 बजे मैक्सिमम खा लीजिए। बड़े कंफ्यूज करते हैं सर ये सारी चीजें जो है। मैं आपको बहुत क्लियरली बोल रहा हूँ, आपको वेट लॉस अगर देखिए, डाइट से ही वेट मेंटेन होता है, ये बात बिल्कुल सच है। ठीक है। 70% अगर आपको वेट कंट्रोल करना है तो वो डाइट के थ्रू होता है, पर इसका मतलब ये नहीं है कि आप सुबह 8 बजे खाएं, फिर उसके बाद में आप 4 बजे के बाद दूसरे दिन 10 बजे तक के आप कुछ नहीं खाएंगे, इंटरमिटेंट फास्टिंग करनी, ये सब गलत है। मैं इसका कहीं से भी इसको मैं ये नहीं बोलता कि इसको करना, मैं नहीं मानता कि ये लाभदायक है। आप की जो कैलोरीज हैं, आप कितनी कैलोरीज दिन में कंज्यूम करते हैं, अगर आपको वेट लॉस करना है तो आप अपनी कैलोरीज जो आप खा रहे हैं जी। और आप जो जला रहे हैं उसमें बैलेंस करना जरूरी है। जो भी बर्नआउट कर रहे हैं आप कैलोरीज, वो आपकी ज्यादा होनी चाहिए बनस्पत आप जो ले रहे हैं। जी। प्रोटीन 30 से 35 ग्राम रोज अगर आपकी डाइट में है तो बहुत अच्छी बात है। तो इसको बैलेंस करने की आवश्यकता है। आपको खाना दाल चावल रोटी सब्जी, अगर आप जो हमारा शुद्ध हिंदुस्तानी भोजन है ना, वो बेस्ट है, पर उसमें आपको, अब आप 4 रोटी खा रहे हैं, 5 रोटी खा रहे हैं, आप पेट भर के बोले नहीं हमको तो 5 रोटी के बिना हमारा पेट नहीं, आप पेट भरने के लिए नहीं खा रहे हैं, आप अपने आप को एनर्जी प्रोवाइड करने के लिए खा रहे हैं, जिससे कि आप काम कर सकें और आपका शरीर स्वस्थ रहे। ये जो हमारे हिंदुस्तानियों की आदत है, भाई मेरे को तो पेट भर के, जब तक मैं खाना नहीं खाता तब तक मैं, आत्मा नहीं भरी। हाँ, तो पेट मैंने बोला ना, पेट आपको पेट नहीं भरना है। हाँ। आपको उतना खाना है जितना आपका शरीर मांग रहा है। जी। अगर आप 2000 कैलोरी जला रहे हैं तो आपको 1500-1600 कैलोरी से ज्यादा की जरूरत नहीं है। ठीक है सर। और अगर आप किसी भी प्रकार का व्यायाम कर रहे हैं तो आप मुश्किल से मान के चलिए कि 200-250 कैलोरी से ज्यादा नहीं जलाते हैं दिन भर में। जी। तो बेहतर है कि आप अपने जो खाना है उसके पोर्शन को कंट्रोल कीजिए, रादर देन आप इस प्रकार की फास्टिंग और इस प्रकार के उसकी कैलोरीज को कंट्रोल कीजिए, उसके पोर्शन को कंट्रोल कीजिए। ये बहुत महत्वपूर्ण है। जैसे भी डॉक्टर साहब ने कहा कि भाई यंग एज में लोगों को हार्ट अटैक आ रहे हैं, जिम में अक्सर लोग हार्ट अटैक का शिकार हो रहे हैं, तो क्यों हो रहे हैं? इसकी वजह यही है कि आप जो है सब कुछ ऊपरी ले रहे हैं। जैसे सर ने बताया कि एक बैलेंस डाइट के साथ आप हिंदुस्तानी एक साधारण खाना खाएंगे। मुझे लगता है आजकल के स्टूडेंट सर प्रोटीन वगैरा भी बहुत लेते हैं। मैं इसी पे आ रहा था, मैं इस पे चेताना चाहता हूँ लोगों को कि एक्सेसिव प्रोटीन, और खास करके जो जिम में, मैं बोलना नहीं चाहता बट बोलना इसलिए पड़ रहा है क्योंकि आए दिन मैं पेपर में पढ़ते रहता हूँ कि वो ट्रेडमिल में चल रहे थे, कोलैप्स हो गए, खत्म हो गए। सब कहीं ना कहीं इनको जो पाउडर्स दिए जा रहे हैं या इस प्रकार के जो भी प्रोटीन के सप्लीमेंट्स दिए जा रहे हैं या कुछ इंजेक्शंस लगवाए जा रहे हैं कि या तुम्हारी बॉडी मसल तुमको बनाना है तो तुम ये इंजेक्शन एनाबॉलिक स्टेरॉइड्स लगवाओ, सो ये गलत है। आपको बॉडी बनाना है। मैं एक
मैं जब जिम जाया करता था, आजकल तो खैर घर में ही जिम करता हूँ, तो मैं जब जिम जाया करता था तो एक बंदा था जो कि प्योर वेजिटेरियन डाइट में अपना 6 पैक से लेके सारे बाइसेप्स ट्राइसेप्स मेंटेन कर रहा था। तो अगर वो वेजिटेरियन है, विराट कोहली है, वो तो वेगन है, जी। तो वो अगर मेंटेन कर सकता है, आप उसको आइडल्स बनाना है, अपने रोल मॉडल्स बनाना है, तो इस प्रकार के लोगों को देख के बनाइए। विराट कोहली प्योर वेगन। अधजल घगरी छलकत जी, जाए, जी, जी। आधा ज्ञान जो है खतरनाक होता है, खतरनाक। यही कह रहे हैं। और हम भी कह रहे हैं कि देखिए सोशल मीडिया पे जितना कंटेंट है उस पर से ना खुद डॉक्टर बनने की कोशिश ना करें, उससे ज़्यादा समझदार बनने की कोशिश ना करें। इसीलिए आयन सेहत आपको एक्सपर्ट्स के साथ मिलाता है। डॉक्टर संदीप दवे, आप इतना महत्वपूर्ण समय हमारे साथ साझा कर रहे हैं। सर्जरी पर आ जाते हैं सर, और आपसे समझना चाहती हूँ कि लोग डर जाते हैं, अरे सर्जरी होने वाली है, बड़ी आंत का कैंसर हो गया है। सर थोड़ा ये जो घबराहट है लोगों की वो कम कीजिए ना, कि कितना रिस्क होता है, कितना समय लगता है। देखिए, अगर समय पे डायग्नोस हुआ है, अगर मरीज की बीमारी प्रारंभिक स्टेज में है, तो बड़ी आंत के कैंसर से डरने की जरूरत नहीं, क्योंकि वो लगभग क्योरेबल है। अच्छा। और समय पर अगर उनका ऑपरेशन, और आजकल ऑपरेशन कोई बहुत बड़ा पेट काट के नहीं होता, आजकल ऑपरेशन हम या लैप्रोस्कोपिक विधि से या रोबोटिक विधि से, जी जी। दोनों ही विधियों से बहुत बेहतर तरीके से मुश्किल से पेट में 4 या 5 छेद करके और एक बहुत छोटा सा चीरा उसलिए लगाते हैं कि हम वहां से वो जो काटा हुआ अंग है उसको निकाल सकें बाहर, क्योंकि उसको निकालने के लिए हमको एक छोटा मोटा चीरा तो देना पड़ेगा। जी 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 जी। तो एक बहुत छोटा सा 3 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर का चीरा लगता है, जी। और 4 से 5 छोटे छोटे छेद होते हैं, जिसके द्वारा आप रोबोटिक विधि से और लैप्रोस्कोपिक विधि से, दोनों ही विधियों से इसका ऑपरेशन कर सकते हैं। रोबोटिक विधि के फायदे ये होते हैं कि आपको जो दिखता है, जो भी चीज आप देख रहे हैं, वो एक तो 3D में देख रहे हैं, 3 डायमेंशनल व्यू में देख रहे हैं। एक उसकी क्लैरिटी बहुत ज्यादा अच्छी रहती है। हमारा एक कैमरा रिकॉर्ड कर रहा है, ये कैमरा जिस भी जनरेशन का होगा, वो कैमरा कहीं ना कहीं बहुत ही डिफरेंट लेवल का कैमरा है, जो आपको जो भी आप चीजें काटने वाले हैं, जो भी डिसेक्ट करने वाले हैं, वो एक क्लैरिटी के साथ, बहुत क्लैरिटी के साथ आपको दिखाता है। तीसरा, सर्जन्स के हाथ में कोई ट्रैमर्स या किसी प्रकार का अगर कपकपाहट भी है, तो वो भी रोबोटिक सर्जरी टेक केयर कर लेती है। उससे अच्छा। उसके ट्रैमर्स, कपकपाहट, कोई भी चीज ट्रांसफर नहीं होती रोबोटिक सर्जरी में। चौथा, एक मिथ के बारे में बोलना चाहूंगा कि लोग ये सोचते हैं रोबोट मतलब मशीन, और मशीन मेरा ऑपरेशन कर रही है। ऐसा नहीं है। सर्जन के मतलब रोबोट को चलाने वाला सर्जन है। सर्जन जैसा चलाएगा वैसा ही रोबोट चलेगा। तो एक आप ये समझ सकते हैं कि वो एक स्लेव और मास्टर का रिलेशनशिप है। जी जी। सर्जन जो है वो मास्टर है, और रोबोट जो है वो उसका गुलाम है या स्लेव है। जी। तो जैसा मैं करता जाऊंगा, जैसा मैं अपने कंसोल पे बैठ के करता जाऊंगा, वैसा ही मूवमेंट रोबोट का होगा। अगर मुझे नहीं काटना है तो नहीं काटना है। सो प्रिसीजन जो है वो रोबोटिक सर्जरी आपको एक नेक्स्ट लेवल की देती है, जो कि आपको किसी भी दूसरी सर्जरी में नहीं मिलता। ठीक है दर्शकों, देखिए कहते हैं ना कि डॉक्टर वही होता है जो आपके सवाल करने से पहले ही उसका आंसर दे दे, या समझ जाए कि क्या कहने वाले हैं या इनके अंदर की पीड़ा क्या है। मेरा सवाल डॉक्टर साहब ने पहले ही बोल दिया, यानी रोबोटिक सर्जरी के बारे में आपके पास आना चाहती थी डॉक्टर साहब, क्योंकि मैं आपको बता दूं दर्शकों कि एक्सपर्ट है रोबोटिक सर्जरी के डॉक्टर संदीप दवे, और इनसे जाहिर तौर पर जानना हर कोई चाहता है। डॉक्टर साहब कैसे होता है, पूरा हाथ वाथ में पहन के पूरा और फटाफट ये कैसे होता है, मतलब थोड़ा समझाइए ना। चलिए मैं आपको बता रहा हूँ। इसके 3 कंपोनेंट्स होते हैं जी। एक कंपोनेंट होता है जो कि पेशेंट के पास में, ठीक है। तो मेरे जो 2 हाथ हैं, मेरे पास में सिर्फ 2 हाथ हैं, ठीक है। पर मेरे रोबोट के पास में 4 हाथ हैं। ठीक है सर। तो मैंने पेट में 4 छेद किए, 4 ट्रोकार अंदर डाले, मतलब जिनके थ्रू मैं इंस्ट्रूमेंट्स पेट के अंदर डालूंगा, 4 ट्रोकार अंदर डाले, और 1 ट्रोकार के थ्रू मैं अपना कैमरा अंदर डाल देता हूँ। अच्छा। ठीक है। अब कैमरा और बाकी 3 से मेरे औजार अंदर जाते हैं, 3 इंस्ट्रूमेंट से औजार का। अब इस रोबोट को मैं डॉक कर देता हूँ, रोबोट मतलब ये जो आर्म्स हैं ये सब डॉक हो गया। ठीक है। उसके बाद में मैं जाके बैठता हूँ एक कंसोल पे, सारे मेरे को ना मैं कोई ग्लव्स अच्छा, आप पहनता वहाँ नहीं होते? मैं वहाँ नहीं हूँ। अच्छा ठीक है। मैं वहाँ पर पेशेंट उस टेबल पर अगर लेटा है, हाँ। तो वहाँ पे इतना ही रहेगा कि जो पेशेंट रोबोट के हाथ हैं
हाँ। उनको मैंने इन औजारों के साथ में जोड़ दिया, ठीक है। और वो औजार मैं बैठ के चलाऊंगा कंसोल पे। एक अलग जगह है जहां पर मैं बैठा हूं, जहां पर रोबोट के उन हाथों को कंट्रोल करने के सारे सिस्टम्स वहां पर पड़े हुए। ठीक है। उस कंसोल पे बैठ के मैं जो कुछ भी, उसी पे मुझे कैमरे से, वो जो कैमरा वहां लगाया हूं, वो कैमरा मुझे पिक्चर कंसोल पे दे रहा है। ठीक है। और उस कंसोल पे मैं देख के अपने हाथों को जिस प्रकार से चला रहा हूं, जहां भी कैमरे को घुमाना चाह रहा हूं वहां ले जाता हूं। जितना पास लेके अंदर, जाना, शरीर के अंदर जितना पास लेके जाना चाहूं उतना पास लेके जा सकता हूं, जितना दूर लेके जाना चाहूं उतना दूर लेके जा सकता हूं। मैग्निफिकेशन मुझे कहीं ज्यादा बेहतर मिलता है, प्रिसीशन बहुत ज्यादा होता है, मतलब आपको एक एक लेयर अंदर की बड़ी क्लियरली दिखती रहती है। आप उसको आराम से काट सकते हैं, आराम से उसको देख सकते हैं, मोबिलाइज कर सकते हैं, काटते जाते हैं, खून की नसों को कंट्रोल करते जाते हैं और डिसेक्ट करते जाते हैं। सो ये जो क्लैरिटी और प्रिसीशन आपको मिलती है, ये आपको किसी अन्य विधि के द्वारा नहीं मिल सकती। मतलब जो मैं समझ पा रही हूँ सामान्य भाषा में कि इसमें समय कम लगता है, रिस्क कम रहता है, एक साथ कई चीजें होती है, रक्तस्राव भी इसमें कम होता होगा डॉक्टर साहब? बहुत कम, मिनिमम। हाँ। क्योंकि आपका कंट्रोल इतना ज्यादा है उसका कि आपको ब्लीडिंग वेसल्स, मतलब जो खून की नस है, वो आपको इतनी क्लियरली दिखेगी कि आप उसको आराम से कंट्रोल करके फिर आगे बढ़ सकते हो। सर सभी प्रकार के कैंसर्स में इसकी सर्जरी जी, या किस इसमें सभी प्रकार, सभी सर्जरी होगी? पेट के तो सारे कैंसर, चाहे बच्चेदानी का कैंसर हो, चाहे हाथ का कैंसर हो, चाहे लीवर का कैंसर हो, चाहे पेनक्रियास का कैंसर हो, चाहे गॉल ब्लैडर का कैंसर हो, चाहे स्टमक का कैंसर हो, चाहे खाने की नली का कैंसर हो, आप सारे कैंसर्स का इलाज इस पद्धति के द्वारा कर सकते हैं। सर चूंकि देखिए लोग सामान्य तौर पे कहते हैं कि नहीं, कोई डॉक्टर या डॉक्टर 4-5 कर रहे हैं ऑपरेशन तो सब कुछ देख रहे हैं, लेकिन यहाँ पे एक डॉक्टर सब कुछ कंट्रोल कर रहे हैं, रिस्क रहता है क्या? जी नहीं, देखिए मैंने जैसे बताया, सारा कंट्रोल, सारी चीजें इतना, और सर्जन किसी के ऊपर निर्भर नहीं है, ठीक है। सर्जन खुद हर चीज के लिए रिस्पॉन्सिबल है, जवाबदार है। अगर कोई चीज गलत होगी तो वो उसी के, क्योंकि आज मेरे पास में कोई असिस्टेंट या एक असिस्टेंट वहां पर खड़ा रहता है जो सिर्फ औजारों को बदलता रहता है, और कोई नहीं, कोई किसी की जरूरत नहीं। तो उसको जब मैं बोलूंगा कि भैया तू सीजर्स लगा दे, अब तू ग्रास्पर लगा दे, तो वो उसका काम सिर्फ ये है कि वो औजारों को बदल दे। इसके लिए वहां पर एक असिस्टेंट है, अदरवाइज मुझे किसी प्रकार के कोई असिस्टेंस की जरूरत नहीं है। सामान्य सा सवाल है सर, बहुत महंगी होती है क्या, या आम जो सर्जरी होती है उससे महंगी होती है क्या? देखिए, जो लैप्रोस्कोपिक सर्जरी की कॉस्ट है उसमें आज अगर आप 1 लाख रुपया, 1.5 लाख रुपया और जोड़ दें जी, तो रोबोटिक सर्जरी हो जाती है। ठीक है। वक्त भी कम ही लगता होगा, वक्त कम लगता है, मरीज 1 से 2 दिन में डिस्चार्ज हो जाता है, ज्यादा दिन उसको अस्पताल में रहना नहीं है, उसका दर्द कम है, उसकी क्वालिटी ऑफ लाइफ कितना बेहतर समय है। लगता होगा सर जनरली, एक मोटा टाइम यदि हम देखिए, ये डिपेंड करता है कि मैं किस प्रकार का ऑपरेशन कर रहा हूँ, पर अभी तक के हमने जितने भी ऑपरेशन किए हैं उसमें हमको मुश्किल से, जैसे अगर मुझे बच्चेदानी निकालनी है तो आज की तारीख में मेरा बच्चेदानी निकालने का टाइम है, वो लास्ट जो मैं अभी आपसे मिलने के पहले मैं देख रहा था, क्योंकि पूरा मेरे मोबाइल में डाटा रहता है जी, तो वो हार्डली 18 मिनट में मैंने निकाल दिया था, सिर्फ 18 मिनट। डॉक्टर साहब क्यों रामकृष्णा केयर में लोगों को अपनी सर्जरी करानी चाहिए, खास तौर पे इतने नाजुक हिस्सों की जो हम बात कर रहे हैं, चाहे वो लिवर हो, चाहे बड़ी आंत का कैंसर हो, या बाकी शरीर में सब कुछ अपनी भूमिका में बहुत महत्वपूर्ण है? ये बहुत महत्वपूर्ण सवाल है आपका, मैं इसका जवाब मैं कई बार लोगों से सुनता हूँ, पर इस प्रश्न को बहुत कम लोग करते हैं। रामकृष्ण केयर में सर्जरी क्यों, और इसका 1-2-3 बड़े बड़े रीजन मैं आपको बता दूं। रामकृष्ण केयर के जो सर्जन्स हैं वो एक टीम वर्क में काम करते हैं। मेरी टीम में 6 सर्जन्स हैं, हम 6 सर्जन्स मिलके, आज सबका अनुभव आप जोड़ लें तो हर का अनुभव अगर आप जोड़ते हैं, एक बनाते हैं, तो 100 साल से भी ज्यादा हो जाता है। हर का, मेरा खुद का 34-35 साल का हो गया जी, तो मेरे जितने भी इस साथ में काम कर रहे हैं उनका भी अगर मैं सबका जोड़ देता हूं तो करीब करीब 100 साल से ज्यादा के हम अनुभव, पूरी अनुभवी टीम है जी। पहली चीज। दूसरी चीज, हमने टेक्नोलॉजी में कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं किया, हमने जो भी टेक्नोलॉजी ली वो जो वर्ल्ड की बेस्ट टेक्नोलॉजी हो सकती है उस पर हमने इन्वेस्ट किया जी। तीसरा, सबसे ज्यादा जो है वो हमारा अनुभव, और कॉम्प्लिकेटेड और डिफिकल्ट केसेस को हैंडल करने का अनुभव, क्योंकि हमारे पास में दूसरे
शहरों से भी वो मरीज आते हैं जो वहां पर ऑपरेट हुए और गड़बड़ हो गए या खराब, तो उनको भी हमने, तो हमारा जो एक्सपीरियंस है, अनुभव है इस प्रकार के डिफिकल्ट और कॉम्प्लेक्स केसेस को ट्रीट करने का, वो मेरे ख्याल से छत्तीसगढ़ में सबसे, छत्तीसगढ़ क्या मध्य भारत में सबसे ज्यादा है। चौथा, जैसे मैंने आपको बताया कि 50-60 हजार ऑपरेशन हम कर चुके हैं, ये मोटा मोटा मैं आपको बता रहा हूँ, एक्चुअल फिगर हो सकता है इससे कहीं ज्यादा हो। तो इतने ऑपरेशन करने के बाद में पेट के हमारा अनुभव किसी नेक्स्ट लेवल का है। हम हर प्रकार के मरीजों को देख चुके हैं, हर प्रकार की बीमारियों को देख चुके हैं और ऑपरेशन के बाद होने वाले कॉम्प्लिकेशंस को देख चुके हैं। तो हम अब पेट, मैं ये नहीं बोलूंगा कि मैं पेट के हर, क्योंकि पेट एक जो है ना, उसको हमारी किताबें बोलती हैं वो जादुई डब्बा है, उसमें बहुत ज्यादा सरप्राइजेज रहती हैं। सो इतना मालूम है कि हम उन सरप्राइजेस को भी आज की तारीख में बहुत कुछ ओवरकम कर चुके हैं। और मैं इन 4-5 कारणों के कारण मरीजों से निवेदन करता हूं कि एक बार हमसे जरूर कंसल्ट करें अपना पेट का कोई भी ऑपरेशन करवाने के पहले। तो बहुत ज़रूरी है भाई कि सही सलाह मिले, सही सलाह देने की हम कोशिश भी कर रहे हैं और वक्त हो गया है अब दर्शकों से विदा लेने का। डॉक्टर साहब के पास भी काफ़ी सारे अपॉइंटमेंट्स हैं, जाहिर तौर पे इस शेड्यूल में अपना समय दे रहे हैं, इसके लिए तहे दिल से शुक्रिया। लेकिन जाते जाते एक मैसेज ज़रूर मैं चाहूँगी कि आप हमारे दर्शकों को दें इस विषय पर, और क्या कहेंगे? कहते हैं कि टिप ऑफ द प्रोग्राम क्या होगा ये पूरा? टिप ऑफ द प्रोग्राम मैम, हमने बहुत शुरुआत में भी बहुत डिस्कशन किया, एक हेल्दी लाइफस्टाइल अपनाइए, एक्सरसाइज जरूर करिए, अपनी डाइट पे ध्यान दीजिए। खास करके यंगस्टर्स अपने स्ट्रेस को बर्न आउट करने के लिए स्मोकिंग या अल्कोहल का सहारा मत लीजिए। ये हमारी कोशिश रहती है, लेकिन उसके बाद भी हमारी जनरेशन जो लगातार इस तरफ आकर्षित हो रही है। कोशिश है हमारे डॉक्टर्स हमारा साथ देते हैं कि हमारा ये जो एक लक्ष्य है कि आप स्वस्थ रहें और एक खुशहाल परिवार के साथ स्वस्थ समाज का निर्माण करें, ये हमारी एक छोटी सी कोशिश है। बहुत शुक्रिया डॉक्टर संदीप दवे आपका वक्त देने के लिए। और आईएनएच सेहत में ऐसे ही महत्वपूर्ण विषयों के साथ आगे भी आपसे मुलाकात होती रहेगी, इसी उम्मीद के साथ बहुत धन्यवाद, बहुत शुक्रिया। और मुझे भी दीजिए इजाजत। आईएनएच सेहत में फिलहाल इतना ही, लेकिन लगातार जारी है आईएनएच 24/7 पर खबरों का सिलसिला। बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।